ये भी आपके अंदर इसके में इसमें भी आपके पास यही चीज़ें हैं, बी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की, ई की वैल्यू। तो एक ऐड होने दें पहले कुछ लोगों को। ई को देखेंगे हम, बी की वैल्यू देखेंगे, उसका इफेक्ट की वजह से हम आई की वैल्यू जो इंड्यूस करंट होता है उसको हम देखेंगे कि वो किस तरह से होता है इंड्यूस। और नेक्स्ट हम जो है फ्लक्स की इसमें बात करेंगे कि फ्लक्स जो है वो किस तरह से एक कर रहा होता है। आई थिंक इतना ही है बस। इसको शुरू करते हैं। अब पहला इसमें टॉपिक जो है वो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इंड्यूस करंट है। अब आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका ईएमएफ होता है वो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन जनरेटर्स और आपकी मोटर्स के अंदर, क्योंकि आपका बेसिक इंड्यूस ईएमएफ ही वहाँ पे इंड्यूस होता है, जिसके इंड्यूस होने की वजह से करंट इंड्यूस होता है, और करंट की वजह से जो मोटर होती है वो रोटेट करती है, और जिससे आपका जो भी मैकेनिकल वर्क है वो परफॉर्म होता है। अगर हम इन केस ऑफ मोटर बात करें तो यहाँ पे वो बेसिक ये कह रहा है कि आपके पास दो मैग्नेट हैं, आप उसको परमानेंट मैग्नेट कह दें, तो इसके अंदर आपके पास एक फील्ड जनरेट होता है हर एक मैग्नेट का, वो बेसिक इन द फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन आ जाए या बेसिक इन द फॉर्म ऑफ रिपल्शन आ जाए। तो अगर उस फील्ड के अक्रॉस हम कोई भी कंडक्टर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उसमें जो चार्जेस होंगे उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगी उस फील्ड की वजह से। तो वो जो ईएमएफ होगा वो बेसिक जो ईएमएफ है वो इंड्यूस करेगा, आपका करंट इंड्यूस करेगा। ठीक है, सिर्फ इसमें सिंपल इतनी सी बात है। अगर इसको आप थ्योरी को स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, तो ये जो मैंने एक दो चीज़ें बताई हैं वो आपने याद रखनी है। और इसमें आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये 3 पॉइंट्स हैं बेसिकली, कि अगर हम क्वेश्चन ये आता है कि हम करंट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उसमें सिंपल सा ये होता है कि या तो फील्ड को स्ट्रॉन्ग कर लें, या तो उसका लूप जो है उसको फास्टर कर लें, या फिर आपकी जो रिप्लेस है उसको टर्न्स में कर लें उसको लूप को। यानी कि आपका जो लूप लगा हुआ है ना, यहाँ पे इसकी बजाय आप इसको टर्न्स में ले आएँ। जो होती है ना आपकी वाइंडिंग होती है बेसिक मोटर के अंदर, जो एल्यूमिनियम की या कॉपर की वाइंडिंग हुई होती है, वो बेसिक जो है वो टर्न्स ही आपके आ रहे होते हैं आपके पास। उससे क्या होता है आपका करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक आपने ये बात याद रखनी है। सेकंड जो है वो आई क्रॉस आर इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये कब होता है? इसमें आपने ये इसमें याद रखना है कि अगर हम चेंज करते हैं रेजिस्टेंस अक्रॉस अ लूप, ठीक है, हम डिफरेंट वैल्यू रजिस्टर की रखते हैं, और उसके अंदर जो स्पीड जो है वो बेशक सेम है, तो आपका आई क्रॉस आर की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, विद सेम स्पीड और विद डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यू, आपका जो प्रोडक्ट होगा आई और आर का, तो वो कांस्टेंट होगा। बाकी इसमें जितनी भी थ्योरी है उसको आप सारा स्किप कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये भी जितने पॉइंट्स हैं इसको भी बेसिक ना करें। उसने सिर्फ फिगर के थ्रू वो जो है ना प्रूफ वगैरह किया हुआ है, वो भी डिस्कशन इसने बेसिक की हुई है। और अच्छा, इसमें से वो मैंने आपको बता दिया, वो आई थिंक क्वेश्चन ई कैट के अंदर आया हुआ था। मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है, ये पहला पॉइंट आया हुआ था कि अगर मैं आपका फील्ड स्ट्रॉन्ग करता हूँ तो करंट जो आपका करंट होता है आई की वैल्यू वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इसका बस आप देख लीजिएगा। उसके बाद मोशनल ईएमएफ है। ये भी सिंपल सा वही ईएमएफ होता है जो हमने पीछे पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका कंडक्टर जो होता है या आपकी कॉइल जो होती है, जो लूप होता है, वो बेसिक इन द फॉर्म ऑफ मोशन होता है या इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग होता है। ठीक है, यानी वो किस तरह से होता है कि आपका ये मैग्नेट एक लगा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक लूप है, वो रोटेटिंग फॉर्म में होगा, तो उसको फिर हम मोशनल ईएमएफ बेसिक कह देते हैं। ठीक है, इसका एक फार्मूला है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर इसकी फाइंड करनी हो वो होता है वी भी होता है बेसिक। सिर्फ इसका ये फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे वो वी और बी की वैल्यू पूछ के आपसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो फाइंड पूछ सकता है कि कितनी होती है। बाकी इसमें वही दिया हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। बाकी इसमें जितनी भी थ्योरी है उसको आप स्किप कर दें। ये फार्मूला आपने याद रखना है फोर्स का।
एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी, ये आपने इसका याद रखना है। और इसके बाद अच्छा इसमें एक और फार्मूला है इंड्यूस ई एम एफ का, वो अगर यहाँ पे दिया हो तो जी ये दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये तो आपके पास इसको आपको लाजमी फार्मूला आना चाहिए इंड्यूस ई एम एफ का, क्योंकि इस फार्मूला की हेल्प से आप मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको भी निकाल सकते हैं, वी की वैल्यू भी वो पूछ सकता है, और थीटा की वैल्यू भी जो है एंगल वो भी पूछ सकता है। तो अच्छा ये माइनस जो है वो बेसिकली ग्रेडियंट है, इसको आप फिलहाल इग्नोर ही करें, न्यूमेरिकल्स वगैरह में इतना यूज़ नहीं होता है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें सिर्फ अच्छा ये आपने वी बी एल साइन थीटा ये आपने याद रखना है फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको यूज़ भी करेंगे। और आगे जो नेक्स्ट टॉपिक्स आ रहे हैं उसके अंदर भी इसने डेरिवेशन वगैरह में इस फार्मूले को जो है वो काफ़ी यूज़ किया हुआ है। अच्छा उसमें अब इस फार्मूला में बेसिक है क्या, वो कह रहा है कि आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इंक्रीज़ होता है, कब इंक्रीज़ होता है, जब आपकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए या फिर आपका फील्ड इंक्रीज़ हो जाए। तो ये सिंपल सी आप जनरल सी बातें, ये तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि अगर फील्ड इंक्रीज़ हो जाता है यानी कि एरिया वगैरह इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसको ज़्यादा चांस मिल जाता है इंड्यूस होने का। और इस फार्मूला में वही ईएमएफ उसने पूछा हुआ है, इंड्यूस ईएमएफ, और वही फार्मूला वी बी एल यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। यहाँ पे उसने स्पीड भी यहाँ पे दी हुई है, लेंथ भी दी हुई है, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी, फील्ड का फ्लक्स वो भी दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद फेरेडे लॉ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके पास जितनी भी मोटर्स हैं और जितनी भी जनरेटर्स वगैरह हैं यहाँ पे फेरेडे लॉ जो है ना वो एक्ट कर रहा होता है, जिसको आप फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, जिसे ईएमएफ भी कहते हैं आप। अच्छा इसके अंदर सारी चीज़ें छोड़ के सबसे जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें जितनी भी सारी डेरिवेशन सब छोड़ देनी है, सबसे जो पहला काम आपने करना है ये फार्मूला इसका है, वो याद रखना है। अब इस फार्मूला में वो बेसिक क्या कह रहा है, उसमें जो ये इसमें जो चीज़ें बता रहा है उसने उसने वही चीज़ें उसने आप जो है ना ऊपर टॉपिक के अंदर डिस्कस की हुई हैं बेसिक। अच्छा वो कह रहा है जो आपका फ्लक्स होता है वो बेसिक डिपेंड करता है आपके ऊपर एन के ऊपर। अब एन क्या है, एन आपके पास लूप है, नंबर ऑफ लूप्स हैं। आप नंबर ऑफ लूप कह लें या नंबर ऑफ टर्न्स कह लें या नंबर ऑफ वायरिंग कह रहे हैं, वो सारी एक ही चीज़ें हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना उसके नाम दिए गए हैं। बाकी ये जो है ये आपके पास चेंज ऑफ फ्लक्स है, डेल्टा यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आ जाएगा, और ये जो डेल्टा टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम आ जाएगा। अच्छा अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें आपको कहता है कि फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स अब जब फाइंड करेंगे तो ये डिफरेंट आपने नोमिनेटर डिनोमिनेटर की वैल्यू चेंज करके करना है, और तो ये फार्मूला आपको मस्ट है कि आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद इसमें बस यही फार्मूला। अच्छा इसके अंदर एक और फार्मूला भी है, वो आई थिंक इसका नेक्स्ट है, वो भी सम टाइम ये इसका है, इसके न्यूमेरिकल के अंदर है। अच्छा ये फार्मूला जो है ना उसने ये कहाँ से ड्राइव किया बेसिक, यहाँ पे उसने कहा है कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, वो होता है फील्ड के, एरिया के और रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम इक्वल होता है। ठीक है, तो उसने बेसिक इसकी वैल्यू पुट की है इसके अंदर। तो सिर्फ वो फर्दर मॉडिफिकेशन है वो इस केस में है कि अगर आपके पास बी की वैल्यू गिवन हो, नंबर ऑफ टर्न गिवन हो और एरिया गिवन हो, या एरिया का उसने दिया हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उस केस में आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके थोड़ा सा माइंड से उसको यूज़ करके तो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक दफ़ा ये बता दें सारे, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स वाला आपको कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, इंड्यूस ईएमएफ कैसे करता है, या मैं थोड़ा सा वो बता दूं आपको, क्योंकि ये सबसे ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इंड्यूस ईएमएफ ऐसे होता है कैसे इंड्यूस है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक करके। आपके घरों में ना मोटर वगैरह लगी होती है जिसको आप इंडक्शन मोटर कहते हैं, एसी मोटर जो होती है, उसका मैं फिनोमेना यहाँ पे बता देता हूँ, उसके अंदर आपको ज़्यादा भी समझ आ जाएगी। उसमें क्या होता है कि हम थ्री फेज जो है आपका जो मेन वापडा से लाइन आ रही होती है उसका हम करंट देते हैं। ठीक है, उस करंट का जो है वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंड्यूस होता है इस वायर के अंदर। ठीक है, वो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वजह से अंदर एक कंडक्टर पड़ा होता है जो है कॉपर का कंडक्टर होता है। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसको कट करता है यहाँ से, वैसे कट की टर्म को बेशक छोड़ दें, लेकिन इन शॉर्ट अब ये समझे कि जब इसको क्रॉस करता है तो इसके अंदर जो है वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, क्योंकि कॉपर के जो चार्ज है वो उसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये ईएमएफ जो इंड्यूस करता है ये फर्दर उसके करंट को इंड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, तो जब करंट इंड्यूस होता है तो यहाँ पे ही मोटर लगी जो है ना वो उसका रॉड लगा होता है, तो ये रोटेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को मैकेनिकल में करता है। आगे वो पंप वगैरह जहाँ पे भी वो कर रहा है, जो भी उसने फैन वगैरह लगाया है तो उसके ऊपर एक्ट कर रही होता है। बेसिक ईएमएफ इस तरह से जो है ना प्रैक्टिकली वो वर्क कर रहा होता है। अच्छा ये फेरेडे लॉ और लेंज लॉ ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है,
अच्छा, अब लेंस लॉ जो है इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है, बाकी सारी चीज़ें इसमें साइड पे आ जाती हैं और सबसे पहले इसका जो है ये आ जाता है इसका फार्मूला। ये फार्मूला आपको लाजमी इसको जो है ना इसका पता होना चाहिए। वही फार्मूला जो हमने पीछे जो है डिस्कस किया था इंड्यूस ईएमएफ के केस में, फैराडे लॉ के केस में। अच्छा, इसका आप ये डेफिनेशन देख लीजिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज ऑलवेज सो एज टू अपोज। वही जो मैंने बात की कि जो डायरेक्शन होती है उसको अपोज कर रहा होता है। यहाँ पे जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होता है, जो अंदर इंड्यूस ईएमएफ होता है उसको अपोज कर रहा होता है, जो उसको कट करता है ना, उसको अपोज करके तो करंट जो होता है उसकी वजह से वो कॉज करंट हो जाता है, यानी करंट आपका उसमें प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सिर्फ उसकी वही हैं, क्या कहते हैं, फर्दर उसने डिस्कशन ही की हुई है, उसको आप अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये म्यूचुअल इंडक्शन है। म्यूचुअल इंडक्शन का मैं सिंपल सा केस बता देता हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन में वो बता क्या रहा है। वो ये कहता है कि आपके पास एक कॉपर की कॉइल है या एक प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, जिसके अक्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो रहा है। अगर उसके साथ आप एक और सेकेंडरी कॉइल रखेंगे तो फिर उसके अंदर भी जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन या ईएमएफ जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। या इसको उसने सिंपल फॉर्म में कहा है कि द प्रोसेस इन विच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, इसमें अगर करंट चेंज करते हैं विच रिजल्ट इन इंड्यूस जो ईएमएफ या करंट इन अनदर कॉइल। तो ये सिंपल इसका फार्मूला है। इसमें जो है और थ्योरी में कोई चीज़ नहीं याद रखनी। बाकी इसमें फार्मूलाज हैं कुछ, वो मैं बताता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। अच्छा, मैं बल्कि ना साइड पे ये कर लिख देता हूँ आपको। यहाँ पे एक तो आपने अब इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल, ये दो बात आपने याद रखनी है, दो चीज़ों को उसने डिस्कस किया है। तो उसकी आपकी जो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हैं, जो उसने ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए थे, वो और उसका फ्लक्स दोनों डिपेंड करते हैं कि आप करंट कितना दे रहे हैं प्राइमरी के ऊपर। ठीक है, उसने ये कहा था करंट हम इंड्यूस कितना करते हैं प्राइमरी पे कि उसका इफेक्ट होता है उसका सेकेंडरी के ऊपर। तो ये दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके ऊपर, यानी मैं करंट इंक्रीज करता हूँ तो फिर आपके पास आपका सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसकी सिंपल इसकी क्वेश्चन में करूँ इसको कन्वर्ट, तो एन एस इज इक्वल टू एम आई पी। ये क्वेश्चन आता भी होता है यहाँ से कि म्यूचुअल जो है ना वो फाइंड करें, इसकी म्यूचुअल इंडक्शन इंडक्शन फाइंड करें। तो इसका यहाँ से म्यूचुअल इंडक्शन की सेंस होगी एम इज इक्वल टू एन एस फ्लक्स डिवाइडेड बाय आई पी। तो इसका सिंपल सा ये फार्मूला यहाँ पे भी बल्कि दिया हुआ है इसने। इसमें सिर्फ आपने ये बात इसकी याद रखनी है और इसके बाद इसका ईएमएफ का फार्मूला इसके अंदर है, वो एक इम्पोर्टेंट है, वो आपने याद रखना है। वो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसने, ये ईएमएफ का फार्मूला है। अब वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है उसकी म्यूचुअल के ऊपर, इंडक्शन के ऊपर और प्राइमरी करंट के ऊपर, क्योंकि प्राइमरी जो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वही जीरो कर देंगे हम तो फिर आपका ना ईएमएफ इंड्यूस होगा ना ही सेकेंडरी कॉइल के अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा। तो ये आपके पास ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा बस। और इसके अंदर जो है ना, अच्छा बाकी एक और चीज़ जो है, बल्कि वो उसको रहने दें। ठीक है, बाकी बस ठीक है, इसको आप देख लें, बाकी साथ स्किप कर दें आप। और इसका ये आप एग्जांपल देख लीजिएगा, इसकी एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वो फ्लक्स पूछ रहा है और फ्लक्स का वही आपने फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा जी, आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेल्फ इंडक्शन। और अच्छा, इसके अंदर ना एक क्वेश्चन आता होता है, मैं ज़रा वो देख लूँ, वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ई कैट में वो काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं। और अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि डिफरेंस क्या होता है सेल्फ इंडक्शन में और सिर्फ इंडक्शन में, दोनों में डिफरेंस क्या होता है बेसिक। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होता है। तो उसके आपके पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए होते हैं, तो हम इसको देखेंगे न्यूमेरिकली, देखेंगे इसको फार्मूला के बेस पे देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि सेल्फ इंडक्शन बेसिक होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन होता कि ये है कि चेंजिंग करंट जो होता है उसकी इट सेल्फ फील्ड के अंदर, जो उसकी अपनी कॉइल है उसके अंदर जब चेंजिंग फील्ड करते हैं, चेंजिंग करंट करते हैं, तो उसके अंदर अपना ही उसका ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू हो जाता है। उसको हम जो है वो सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अच्छा, वो अब हम अगर इंडक्शन की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस की बात करें, ये है सेल्फ इंडक्शन। जो मैंने बात की थी वो है सेल्फ इंडक्टेंस, ये यहाँ पे गिवन है, जो जिसको हम एल से डिनोट करते हैं।
वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेशो होती है सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है यहाँ पे, और ये आपका इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। इसके इक्वल होती है ये रेट ऑफ चेंज की। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना, ये दो फैक्टर्स हैं, ये सेल्फ इंडक्शन है और ये सेल्फ इंडक्टेंस है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कंसेप्ट करके जो है ना पूछ सकते हैं। अच्छा, ये फिर आपको उसका पता होना चाहिए कि सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो कब इंक्रीज होती है, जब आपका फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, या मैं अगर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो बढ़ा दूँ, काफ़ी ज़्यादा कर दूँ। काफ़ी ज़्यादा करने का मतलब ये होता है कि उसका फिर ईएमएफ भी बहुत ज़्यादा इसमें इसके अंदर जनरेट हो रहा हो। तो इसके अंदर बेसिक ये चीज़ें, बाकी जितनी भी डेरिवेशन है नीचे और जितने भी ये सारी डिस्कशन है इसको आप स्किप कर दें, ये आप इसको कर लीजिएगा, मस्ट है ये आपका जो है क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आ जाता है, अच्छा नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ये वर्क का पूछ सकता है कि एनर्जी जो है वो स्टोर आप किस फॉर्म में कर रहे होते हैं। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले तो एनर्जी का जो है फार्मूला वो याद रखना है, वो 1/2 LV स्क्वायर, यहाँ पे अगर दिया हो तो ये यहाँ पे क्या है LI स्क्वायर, W इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। आपका वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा होता है, आपके L की क्वांटिटी पे करता है और I के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। और इसके अंदर अच्छा, इसमें एक यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला दिया हुआ है इन केस ऑफ सोलोनाइड, उसको भी देख लें। वो अब इसकी इन केस ऑफ सोलोनाइड के ऊपर वो पूछ सकता है कि इसकी सेल्फ इंडक्टेंस बताएं। अच्छा, अब अगर आपके पास लेंथ ऑफ सोलोनाइड है, ठीक है, उसका ये एन का तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ टर्न्स ये किसके इक्वल होता है, तो उसकी सेल्फ की वो इंडक्टेंस कितनी होगी, तो उसका ये फार्मूला आपके पास, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर के केस में अगर एन ना गिवन दिया हो और आपको दिया हो एन दिया हो और एल दिया हो, तो फिर आप एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई एल जो है वो खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस का मैंने बता दिया और वर्क डन का बता दिया, ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी आप इसमें जितना भी है और इसमें बस ठीक है, बाकी आप इसको जितनी भी डेरिवेशन है वो आप स्किप कर दें। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये, अच्छा ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लीजिएगा जो कि मैंने पीछे बताया भी है कि सेल्फ इंडक्टेंस उसने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, वर्क डन को किया हुआ है, इसमें दोनों ही फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अल्टरनेट करंट जनरेटर है, ये इसके ऊपर तो हम अगर मेरी वैसे फील्ड इलेक्ट्रिकल की है तो अगर हम इस पर डिस्कशन करना चाहें तो काफ़ी कर सकते हैं लेंथी, लेकिन इसके ऊपर मैं आपको कुछ मेन चीज़ें, मेजर चीज़ें बता दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। अब ये भी सारी थ्योरी ही है, इसके अंदर भी जो है वो कुछ चीज़ें जो है ना वो करने वाली हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अल्टरनेट करंट जो है वो जनरेटर जो है वो उसको बेसिक हम एसी जनरेटर भी कहते हैं। अब जनरेटर की दो टाइप्स होती हैं आपके पास, एक होता है एसी होता है और एक आपके पास डीसी होता है। अब बेसिक जनरेटर होता क्या है, करंट जनरेटर जो है ना वो करंट करता क्या है, वो करता ये है कि आपकी जो मैकेनिकल की एनर्जी होती है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, आपके पास जो डैम वगैरह होते हैं, अगर ये जो मोहम्मद डैम बन रहा है या मीर बाशर डैम बन रहा है, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक स्ट्रीम जो है वो पानी के नीचे आती है, यहाँ पे फैन लगा होता है, फैन रोटेट करता है यहाँ पे, वो आगे पानी फर्दर चला जाता है। ये जो इसकी यहाँ पे शाफ्ट या रोटेटर और स्टेटर लगा होता है, कुछ चीज़ें इसके नाम बेशक अपना रखें, वो टरबाइन के साथ अटैच होते हैं और टरबाइन फर्दर जनरेटर के साथ अटैच होती है। वो जो जनरेटर क्या करता है वो बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके फर्दर फिर आगे सारे परफॉर्म कर होता है। आगे फिर एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, ट्रांसफार्मर ये करता है कि उसके वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है। स्टेप अप इस तरह से करता है कि अगर वो उसने, यानी कि इस्लामाबाद से एक लाइन आ रही है पावर प्लांट से, तो जाहिर सी बात है कि उसको आने के लिए जो है ना वो काफ़ी हाई वोल्टेज चाहिए होंगे, तो उसको वोल्टेज इंक्रीज कर देता है ट्रांसफार्मर, जो कि हम पढ़ेंगे भी इसके अंदर। तो बेसिक ये करता है वो आपका जनरेटर। तो जनरेटर में सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है कि इलेक्ट्रिकल को वो उसमें मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कर देता है। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि आपका एसी जो होता है, एसी और डीसी जनरेटर, वो किसके प्रिंसिपल के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट है कि ये फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपने याद रखना है कि ये फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वर्क के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं। हाँ, और उसके ऊपर और जो है, अच्छा इसमें एंगुलर स्पीड आप देख लीजिएगा जनरेटर की ना, जनरेटर की एंगुलर स्पीड जो है ये इसमें गिवन तो नहीं है, लेकिन आई थिंक गिवन भी होगी इसमें। वो 2 पाई एफ के इक्वल होती है। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास कितनी पर्सेंट में होती है, 50 हर्ट्ज की आ रही होती है फ्रीक्वेंसी। तो पाई की वैल्यू जो भी होती है उसके ऊपर आप इसकी एंगुलर स्पीड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत जेनेरिक है और ये सम टाइम पूछ भी सकता है वो।
अच्छा, बाकी जनरेटर का लास्ट एक फार्मूला रह गया है सारी चीज़ों के लास्ट में, जो कि चीज़ें कंक्लूड करता है, वो इसका फार्मूला यहाँ पे दिया हो, अगर ये दिया हुआ है यहाँ पे कि मुझे, उसने ये कहना है कि मुझे बताएं कि ईएमएफ कितना होता है जनरेटर का। ठीक है, जनरेटर का ईएमएफ उसने पूछना है। तो आपने कहना है जी कि वो आपके पहली बार उसने नंबर ऑफ टर्न्स दिया होगा, उसने फ्लक्स वगैरह दिया होगा, उसने एरिया दिया होगा। तो इन चार चीज़ों पे वो डिपेंड करता है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये एरिया और जैसी फील्ड इंक्रीज होगा, आपका जो जनरेटर का फ्लक्स है या जी उसका ईएमएफ है वो इंक्रीज हो जाता है। सिंपल सी इसमें ये बात है। बाकी जितनी भी है वो थ्योरी वगैरह ही है। और इसके अंदर अच्छा, इसमें एक आर्मेचर का कंसेप्ट दिया हुआ है। आर्मेचर बेसिक है, बल्कि सिर्फ रहने दें आप। बल्कि आर्मेचर बेसिक ये होता है कि जो हम पीछे बात कर रहे थे ना सिलेंडर की या उसकी लूप की बात करते थे कि एक लूप होता है जिसके वो मैग्नेटिक यहाँ पे एन है, यहाँ पे एस है। तो जब हम कंडक्टर ये नीचे दरम्यान में रखते हैं तो उसके अंदर वो करंट आ जाता है, वो करंट कंडक्टर को ही वो आर्मेचर की वो सेंस में ले रहा है बेसिकली, उसको ही वो आर्मेचर कहते हैं इन द सेंस ऑफ जनरेटर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एक्चुअल प्रैक्टिस, अगर एक्चुअल में बात की जाए, नंबर ऑफ कॉइल्स आर बाउंड अराउंड एन आयरन सिलेंडर व्हिच इज द रोटेशन इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल सा उसको आर्मेचर की, ये आपको पता होना चाहिए सर। अच्छा जी, बाकी इसको नीचे एक ये एग्जांपल है, एग्जांपल में वही उसने, अच्छा ये इसमें एंगुलर स्पीड का उसने जो मैंने पीछे आपको बताया वो वो देख लीजिएगा एंगुलर स्पीड। और यहाँ पे ईएमएफ उसने पूछा, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पूछा हुआ है, तो आप यहाँ से डेंसिटी, फ्लक्स की डेंसिटी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर डीसी जनरेटर है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में डिफरेंस नहीं होता, दोनों का प्रिंसिपल, दोनों की कंस्ट्रक्शन सेम होती है। प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस होता है, कंस्ट्रक्शन सेम होती है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि अच्छा अगर वो क्वेश्चन कर देता है कि एसी और डीसी में डिफरेंस बता दें कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एसी जो होता है उसमें आपके पास रिंग्स यूज होते हैं, और जो आपके पास डीसी होता है उसमें स्प्लिट रिंग यूज होते हैं। अब स्प्लिट रिंग यहाँ पे अच्छा ये दिए हुए हैं, ये स्प्लिट होते हैं, मतलब उसमें हाफ हुए होते हैं, बेसिक उसको स्प्लिट इसलिए कहा जाता है। और जो कि आगे जो है ना वो जो स्प्लिट रिंग होते हैं वो बेसिक एज अ एक्ट काम कर रहे होते हैं कॉम्यूटेटर के। यहाँ पे कॉम्यूटेटर का वर्ड दिया हुआ है। अब अगर कॉम्यूटेटर को हम गूगल पर सर्च करें तो वो एज अ रेक्टिफायर काम करते हैं। अब रेक्टिफायर क्या होता है, जो कि एसी की बिजली को वो डीसी में कर देते हैं। जो कि आपके पास इन्वर्टर्स और ये सारे लगे होते हैं ना, एसी यूपीएस वगैरह लगे होते हैं जो कि एसी की और डीसी में कर रहे होते हैं, वो बेसिकली रेक्टिफिकेशन करते हैं। लेकिन अगर हम इन द फॉर्म ऑफ जनरेटर बात करें तो उसमें वो कॉम्यूटेटर की वो वर्ड यूज़ कर लेते हैं। और कॉम्यूटेटर हम बेसिकली स्प्लिट रिंग्स को कहते हैं, जो कि एसी में नहीं होते, वो डीसी में होते हैं, डीसी जनरेटर में होते हैं। क्योंकि डीसी जनरेटर में उसने क्या करना होता है, उसने काम वही करना है, मैकेनिकल को उसने इलेक्ट्रिकल में करना है, लेकिन उसने करना क्या है, इन द फॉर्म ऑफ डीसी करना है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पल्स होती है वो साइनोसाइडल नहीं होती, वो सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है। एसी में जो आपकी पल्स होती है वो फिर इन द फॉर्म ऑफ साइनोसाइडल आ रही होती है। ओके, इसमें बैक ईएमएफ की करने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ डीसी जनरेटर। अच्छा, डीसी अगर मोटर की बात करें तो अच्छा, मोटर का काम क्या होता है, मोटर के काम से पहले ना आपको मोटर का पता होना चाहिए कि मोटर करता क्या है। मोटर बेसिकली ये करती है कि आपकी जो इलेक्ट्रिकल की जो एनर्जी होती है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कर रही होती है। तो इस मोटर का जो कंस्ट्रक्शन होती है वो सिंपल सेम ऐसी होती है जैसे आपकी डीसी जनरेटर की होती है। ठीक है, उसमें भी सेम कम्यूटेटर लगे होते हैं, सेम आर्मेचर लगा होता है, वही आर्मेचर जो है वो इस तरह रोटेट कर रहा होता है, उसमें करंट इंड्यूस होता है, और ये जो करंट होता है यहाँ पे कम्यूटेटर है ये उसको डीसी में कर देते हैं। अगर डीसी में आपने कुछ लोड वगैरह लाइट वगैरह लगाई होती है या फिर आपने उसको पंप के साथ अटैच किया होता है तो वो फिर पंप को है वो रोटेट करवा देता है। तो इसमें वो सिंपल सा यही चीज़ है, इसके बाद इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं। अच्छा, इसका भी बैक ईएमएफ जो है ना वो लाजमी करना है, क्योंकि ये अब इसमें फ्लक्स की बात की है उसने डीसी मोटर की, यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हो रहा होता है आर्मेचर के अंदर। ठीक है, तो बैक ईएमएफ का तो पता ही है आपको, ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो बेसिक होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। तो उसके अंदर आप यहाँ पे ई आ गया, आई आ रहा, तो यहाँ पे अगर ई को फाइंड करना हो, फाइंड आउट करना हो तो V माइनस आई आर उसका फार्मूला हो जाएगा। और यही वो काफ़ी दफ़ा पूछ लेता है कि बैक ईएमएफ कितना होगा इन द केस ऑफ डीसी मोटर, तो वो आपको पता होना चाहिए सिर्फ। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो आपके पास ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर मैंने आपको पीछे बताया था कि वो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे लगते हैं, यहाँ पे आपके पास ग्रिड स्टेशन में भी लग जाते हैं, पावर प्लांट में भी लगते हैं, और आपके घरों के बाहर भी लगते हैं। बेसिक वो ये होता है कि आपकी जो घरों की लाइन होती है वो 440 वोल्ट होती है, जो कि वो फर्दर डाउन करके वो 220 वोल्ट कर देता है, या फिर समटाइम 33 केवी की लाइन होती है।
तो वो उसको फर्दर डाउन करके 440 वोल्ट कर देता है। अब ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेप अप होता है और एक होता है स्टेप डाउन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो स्टेप अप होता है वो बेसिक क्या करता है कि आपके जो करंट पीछे से कम आता है, यानी यहाँ पे करंट जो है वो 10 वोल्ट था, उसके करंट की वैल्यू बढ़ा के वो 20 वोल्ट या 30 वोल्ट कर देता है, ठीक है। तो इन दैट केस आपने इस बात को याद रखना है कि आपका जो स्टेप अप में होता है उसमें जो सेकेंडरी के जो वोल्टेज होते हैं, मतलब ये अगर आपकी प्राइमरी साइड है और ये आपकी अगर सेकेंडरी साइड है, ठीक है, ये है एन एस और ये है एन पी, इसके जो वी एस होंगे वो ग्रेटर होंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वोल्टेज बढ़ाने हैं इसके। अगर हम इसी को स्टेप डाउन के केस में ले लें तो स्टेप डाउन में क्या होता है कि आपके ये वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं और इसके ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें आगे एंड पे रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम की होती है, इसलिए हम इसको कम कर देते हैं। बस इसमें इतना ही करने की ज़रूरत है, बाकी इसके ज़्यादा डेप्थ में जाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इसमें आप दो फार्मूलाज हैं वो आपने याद रखनी है, ये रेशियोज हैं बेसिकली। वी एस डिवाइडेड बाई बी पी इज इक्वल टू एन एस डिवाइडेड बाई एन पी, यानी कि आपकी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वो इन दोनों के रेशो की इक्वल होती है। ये आप देख लीजिएगा, इससे वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सेकेंडरी के वोल्टेज मुझे फाइंड करके बता दें। जी मेहरान, क्वेश्चन है आपका कोई? श्वेब भाई, आपने कहा कि करंट को स्टेप अप करता है बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो करंट का रिलेशन इसके साथ इनवर्स है, सिर्फ वोल्टेज को ही स्टेप अप करता है सर? हाँ, करंट का रिलेशन कि बिल्कुल। करंट जी जी, सही, ऐसे ही है। यहाँ से ये फार्मूला भी है गिवन है, पी इज इक्वल टू वी आई होता है बेसिकली। तो अच्छा, वो हम इन द सेंस ऑफ वोल्टेज कर रहे हैं कि हम अगर स्टेप अप करना ना वोल्टेज को तो फिर हम कर रहे हैं, लेकिन वो अगर करंट जी वगैरह जी की बात बिल्कुल। करें तो वो फिर उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आ जाती है। अच्छा, ये आप याद रख लीजिएगा ये फार्मूला, और इसके अंदर ये बाकी जितनी भी एक्सप्लेनेशन है अगर आप उसको पढ़ना चाहें, टाइम मिले तो उसको पढ़ लें, अदरवाइज इसको आप स्किप कर दें। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें बीएससी में जो इलेक्ट्रिकल में भी हमसे काफ़ी दफ़ा पूछते थे कि एफिशिएंसी फाइंड करें ट्रांसफार्मर की, तो उसने आपको आउटपुट पावर दी होगी और इनपुट पावर दी होगी, और इससे आप उसकी एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, बाकी चैप्टर में इतना ही है। लास्ट में उसके वही कुछ समरी वगैरह है, उसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। उसमें से सारी वही बातें की हैं जो उसने हमने पहले पढ़ी कि ईएमएफ किस तरह से होता है, और बाकी इसमें म्यूचुअल इंडक्शन किस तरह से होती है, सेल्फ इंडक्शन किस तरह से हो रही होती है। इसको आप लाजमी एक दफ़ा जो है ना गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है आप न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल इसके, अच्छा इसमें अब पहला न्यूमेरिकल ये है कि इसमें यहाँ पे देख सकते हैं, वो कह रहा है कि आपके पास ईएमएफ दिया गिवन है और उसके बाद आपके पास मैग्नेटिक, अच्छा इसमें सिंपल सा रेशियो उसने आपने फाइंड करनी है। इसमें वो क्या कह रहा है कि आपने फाइंड करना है, अज्यूम दैट ऑल द फैक्टर आर रिमेन द सेम, व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ विल बी। इसने यहाँ पे B2 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसने बी की वैल्यू, फील्ड की वैल्यू दी हुई है, ईएमएफ की वैल्यू दी हुई है, ईएमएफ की उसने सेकंड की दी हुई है बार की। तो यहाँ पे आप फाइंड फार्मूला लगाएंगे E1 E2 मल्टीप्लाई बाय B1 B2, ठीक है। तो यहाँ पे B2 फाइंड करना होगा आपने, तो इसको ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिंपल सा ये फार्मूला आपने लगाना है। और उसका जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर वो कह रहा है कि आपने फ्लक्स बी इन द बिटवीन टू पोल्स ये दिया हुआ है, फाइंड इसमें ईएमएफ ने फाइंड करना है। ईएमएफ, ईएमएफ का सिंपल सा फार्मूला आपने VBL sin थीटा लगाना है, ठीक है। तो उससे आपका जो है वो क्वेश्चन हल हो जाएगा। जी किसका क्वेश्चन है? जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ आप न्यूमेरिकल बता दिया करें कि कौन कौन से करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इंटर में किया है, इस पर टाइम मत वेस्ट करें। ठीक है, बस वो मैं यही इसमें बताता हूँ कि बेसिक फार्मूला कौन सा यूज़ होना है, ज़्यादा मैं वो भी डेप्थ वो में नहीं करूँगा। हमें वो खुद कर लेंगे, वो उसका कोई इशू नहीं है, बस ये बता दें कि कौन कौन से करने इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक है ना करने की बात, मुझे अब एग्जैक्टली नहीं पता कि इसके कौन कौन से करने हैं। मैं यूजुअली जो मैंने डिस्कस किया था उनके साथ, प्यास वालों के साथ, उन्होंने ये कहा था कि पहले 4 जो है वो तो आपने मस्ट करना है। तो अगर बस उस केस में देख लीजिएगा कि इसमें ग्राफ वगैरह या फिगर वगैरह या फिर प्रूफ ना पूछा गया हो, उसके अलावा पहले 4 उन्होंने मस्ट किए थे, तो इसमें भी पहले 4 करने हैं। और जो नेक्स्ट जो सारे हैं वो आपके ऊपर हैं, अगर आपको टाइम मिले और आपने प्रैक्टिस वगैरह करनी हो तो उसमें फिर वही उसने व्हाट इज द न्यू से मैं वही चीज़ें पूछी हैं, तो वो आपने फाइंड मैग्नीट्यूड, तो वो आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम्स वाले आते हैं।
डायग्राम बहुत रेयर, बहुत ज़्यादा रेयर है। वो ये है कि वो कुछ वो पूछ सकता है रेजिस्टेंस के बारे में कि इसकी रेजिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे सर्किट दे दिया होगा कि सर्किट के अंदर करंट कितना यहाँ पे गिवन होगा किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में, वो उस केस में पूछ सकते हैं। उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए बेसिक आपको। अच्छा जी, बाकी नेक्स्ट बस चैप्टर पे चलें। बस इतना ही आज के लिए। काफ़ी हो गया, अभी टाइम काफ़ी हो गया। अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, क्योंकि नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैंने देखा था अल्टरनेटिव करंट का, वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है। अगर हम उसी पे आ जाते हैं, पीक वैल्यू उसमें फाइंड करनी है एसी वगैरह की, और वो अगर हम उस पर चले जाते हैं तो काफ़ी टाइम ज़्यादा होगा, वो उस पर कम्प्लीट नहीं होगा हमारा क्वेश्चन चैप्टर। अगर क्वेश्चन है किसी का तो मुझे काइंडली पूछना। रिकॉर्डिंग हो रही है यहाँ पे, कर रहे हैं कोई? ओके ठीक है जी, क्वेश्चन है तो मुझे बता दें ताकि मैं इसको फिर नीड टू वाइंड अप करूँ। जी अभी है क्वेश्चन किसी का? नहीं तो मैं इसको वाइंड अप कर दूँ, फिर चैट में मुझे बता दें। ओके शुएब भाई वाइंड अप कर दें बस, मेरे ख्याल चलिए नहीं ठीक, है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा सब, और कल हम 8 o'clock ही रखेंगे नेक्स्ट सेशन। और शुएब भाई एक छोटी सी सजेशन थी कि ये जब सेकंड ईयर फिजिक्स एंड हो जाए एक उसके सेकंड, बाद ये जो पास एक सेकंड होल्ड, एक सेकंड में होल्ड। जी जी, सेकंड ईयर के फिजिक्स से क्या हुआ? मैं कह रहा था कि सेकंड ईयर फिजिक्स जब एंड हो जाए तो इससे पहले फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी हो चुकी थी, तो ये जो पास पेपर्स हैं उनका जो फिजिक्स पोर्शन है वो अगर हम इसी तरह लाइव सेशन एक कर लें और उस पर सॉल्व कर लें पास हाँ पेपर वो सिर्फ मैंने फिजिक्स पोर्शन के। वो मैं पहले करने लगा था सॉल्व, लेकिन फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि जब इसको हम खत्म कर देंगे ना, तो हम एक तो जी जी ई कैट के कुछ देखेंगे सारे फिजिक्स के, और दूसरा हम जो उसमें प्यास के भी कुछ जो पास होते हैं उसको भी देख लेंगे सारा, तो कंबाइन एक दफ़ा जी, सेशन कर लेंगे डिस्कस। ये फिर बेस्ट आइडिया है। ई कैट के एमसीक्यू साथ में अगर कर लें तो वो वो बहुत साथ फायदेमंद में है। करेंगे। वो कुछ लोग अभी कर रहे हैं, कुछ लोग वो सेंड कर रहे होते हैं पिक्चर्स वगैरह, तो वो उनके अपने अपनी प्रिपरेशन है, लेकिन हम उसको 1 to 2 थर्डली जो है ना, हम ये दोनों कंप्लीट करने के बाद फिर फिजिक्स के भी करेंगे, उसके बाद जब मैथ को करेंगे फिर हम मैथ के भी कवर कर लेंगे सारे। चलो ओके, गुड डन, ओके जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।